आप सभी को पता होगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इतना मालूम अभी तक हो चुका होगा कि यूपीएससी के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन चीज़ का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइट। सो ये सब चीज़ें उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको देखने को मिलेगी। राइट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यूएनईपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में। और यूएनईपी कौन कौन सी चीज़ों के लिए अपना सेक्रेटेरियल सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये भी यहाँ पे साथ में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल देयर आर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीएमएस वगैरह वगैरह। राइट। ये आपका रोटरडम कन्वेंशन हो गया। राइट। आपका बासिल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, माइनामेटा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, इन सभी कन्वेंशंस को हम एक साथ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। राइट। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और राइट, हम ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। राइट। ये बहुत सारी ऐसी कन्वेंशंस हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ऐसा बनता है कि कौन कौन सी वो कन्वेंशंस हैं जिनके लिए यूएनईपी एक सेक्रेटेरिएट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये वो सारी कन्वेंशंस हैं। राइट। आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी सर्विसेज स्पीशीज हो गया। राइट। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड सर्विसेज स्पीशीज, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना वगैरह साइट्स जैसी कन्वेंशन होगी। इन सब के लिए यूरोबैट, यूरोपियन बैट की एक अलग से इनकी एक एग्रीमेंट है, उसके लिए भी ये सेक्रेटेरियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बासेल कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, माइनामाटा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, इन सब चीज़ों के लिए जो है ये एक सेक्रेटेरियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेट करती है और कौन सी कन्वेंशन राइट कहाँ पे आपको देखने को मिली। और बहुत सारी ऐसी कन्वेंशन आप अभी देखेंगे, रिसेंटली देखेंगे, जो कि न्यूज़ में है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले देखो, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपके 1992 में। यहाँ से अपनी 3 इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंसेज आई थी, एक उनमें सीबीडी भी थी, एक आपका यूएनसीसीडी थी, कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, एंड एक आपका यूएनएफसीसी, राइट, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट। सो याद रखना, यूएनएफसीसी के लिए ये आपके सेक्रेटेरियल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है यूएनईपी। राइट। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कहीं भी आपको यूएनएफसीसी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएनएफसीसी की अपना अलग से एक सेक्रेटेरिएट रहता है। वो आपके राइट, आई थिंक जर्मनी में देयर इज अ सिटी, आई थिंक ये बॉन में आपको देखने को मिलेगा। एक बार कंफर्म करके जरूर बता देना यूएनएफसीसी का सर्टिफिकेट, आपका सेक्रेटेरिएट। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा 2003 में इस पे एक प्रोटोकॉल बना था, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेहिना प्रोटोकॉल। उस कार्टेहिना, राइट, ये कन्वेंशन अलग से है। राइट। सो कार्टेहिना प्रोटोकॉल या फिर कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो आपका 2003 में देखने को मिला, ये किस चीज़ से रिलेटेड था? दिस वाज रिलेटेड टू योर राइट, योर सेफ, राइट, सेफ यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। राइट, बायो रिसोर्सेज। सो एक तरीके से जो आपके बायो रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कहीं उससे सेफ्टी इश्यूज, सेफ्टी कंसर्न पैदा ना हो जाए, इस चीज को एड्रेस करता था आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2003 का। अब 2010 में एक नया प्रोटोकॉल आया इसी सीबीडी के अंडर। राइट। प्रोटोकॉल इज बेसिकली इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, उस चीज से डील करता है आपका प्रोटोकॉल। वो 2010 का प्रोटोकॉल, उसे हम कहते हैं नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल, ये नागोया प्रोटोकॉल किस चीज से डील कर रहा है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब तक क्या था कि अब तक हमें मालूम हो चुका था कि जीएम क्रॉप बन चुकी है, बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है डेफिनेटली, उससे डील करने के लिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑलरेडी हमने बना दिया है। जीएम क्रॉप्स बन चुकी है, हमने बैक्टीरियल रिसर्च वगैरह करना शुरू कर दिया है। राइट। हमने माइक्रोबियल रिसर्च वगैरह करना शुरू कर दिया है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सेस करना शुरू कर दिया है। अब एक ऐसे प्रोटोकॉल की जरूरत थी कि भैया सभी कंट्रीज को इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वली शेयर हो। तो उससे डील करने के लिए 2010 में नागोया प्रोटोकॉल आपका आया। इसी के तहत बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए कुछ टारगेट्स लिए गए थे, आईची बायो टारगेट्स, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, जो कि 10 साल के लिए थे। 2020 तक आपको ये कंप्लीट करने थे। राइट। ये इसका एक मोटिव था। लेकिन अब 2020 में तो ये टारगेट नंबर 1 तो अचीव नहीं हुए। फिर 2020 में हमने नए टारगेट्स लाए कि अगले 10 साल तक गुरु अब काम करेंगे कुनमिंग कुनमिंग टारगेट्स। कुनमिंग डिक्लेरेशन एक अलग से आई जिसने आईसी डिक्लेरेशन को
आपके रिप्लेस किया। और कुनमिंग डिक्लेरेशन क्या कहती है, 30/30 टारगेट, जो यूपीएससी ने 3-4 बार प्री में ऑलरेडी पूछ लिया हुआ है, राइट, सॉरी प्री में नहीं, अलग अलग आपके डिफेंस एग्जाम हो गए, सीडीएस सीएपीएफ वगैरह में ऑलरेडी आ चुका है, इस साल आ सकता है। अगर वो बोले 30/30 टारगेट किस चीज से रिलेट करता है, ये बायोडाइवर्सिटी से। ये क्या कहना है इसका कि भैया बाय 2030 हम क्या करेंगे, 30% ऑफ ग्लोबल मैराइन एंड राइट योर लैंड एरिया, उसे हम प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया। सो सीबीडी आपका क्लियर, एक कन्वेंशन हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब आता है आपका साइट्स, राइट। साइट्स के लिए भी जो आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना वगैरह, साइट्स वगैरह, इसकी जो नींव रखी गई थी बेसिकली 1971 में, जो आपका स्टॉकहोम, राइट, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो आपकी हुई थी 1971 में, वहीं पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा बात हुई थी। तो अराउंड आप देखेंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उतना, 1973 के आसपास जो है साइट्स की आपको फ्रेमवर्क साइन होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके 3 अपेंडिक्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट अपेंडिक्स में वो स्पीशीज आती है जो कि हाईली थ्रेटन्ड है, राइट, तो उनका जो वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाता है, उसे हाईली रेगुलेट किया जाता है। ट्रेड उसका अभी भी हो सकता है, रिसर्च पर्पज के लिए ट्रेड हो सकता है, वगैरह वगैरह चीज के लिए, लेकिन उसे प्रोहिबिट नहीं किया गया, उसे रेगुलेट किया गया है, राइट, रेगुलेट। फिर आता है आपका सेकेंड अपेंडिक्स। ये वो स्पीशीज है जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन उसका ट्रेड अदर देन दोज पर्पजेज जो कि आपके अपेंडिक्स 1 के लिए अलाउड है, अदर देन दोज पर्पजेज के लिए भी उनका ट्रेड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका, अगर आपसे वो पूछे कि रेड सेंडर्स, वो है ना, रेड सेंडर्स वो कौन से, राइट, वो कौन से अपेंडिक्स में है, तो वो सेकंड अपेंडिक्स में है। वो क्यों, क्योंकि गुरु इसका ट्रेड अलाउड है। हमारा जो चंदन है उसका ट्रेड अलाउड है, एंडेंजर्ड कैटेगरी का है, डेफिनेटली इसका ट्रेड फिर भी अलाउड है। थर्ड जो आपकी ये कैटेगरी आती है, इसमें वो स्पीशीज आती है, मेनली माइग्रेटरी स्पीशीज वो आती है, माइग्रेटरी स्पीशीज इसमें आती है। वो कौन सी, जिनके प्रोटेक्शन के लिए आप मतलब एक कंट्री पे रिलाय नहीं कर सकते, वो 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई है, तो उनके उनके कोऑपरेशन की इसमें जरूरत होती है। तो ये थर्ड अपेंडिक्स में आपका आता है। ऐसे ही आपका आता है एक कंजर्वेशन, है ना, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी, एक अलग से ऐसी बनी हुई है, राइट। सो ये हर चीज की आपने इतनी डिटेल्स नहीं रखनी है। फॉर एग्जांपल यूरोप ने बैट प्रोटेक्शन के लिए भी एक आपकी ऐसी ही, राइट, सीएमएस के अंडर एक ऐसी ही कन्वेंशन बना के रखी हुई है, आपने नहीं पढ़ना है, राइट। आपने मेन मेन चीजें पढ़नी है। फॉर एग्जांपल यहाँ बासेल कन्वेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हाजार्डस वेस्ट। अगर वो आपको बोले बासेल कन्वेंशन, बासेल नॉर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है, आपका बासेल नॉर्म जो कि आपके स्विट्जरलैंड में आपका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट आपका देखने को मिलेगा। सो बीआईएस जो है अलग से अपनी बासेल नॉर्म्स अलग से लाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, यूपीएससी का पीवाईक्यू है। लेकिन अगर वो आपसे बासेल कन्वेंशन बोले, तो याद रखना ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, इसे ये कवर कर रहा है, राइट। इतने में याद रख लो बासेल कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। अब आता है आपका रोटरडैम कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, क्योंकि इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर वो बोले कि किस चीज से रिलेटेड है, याद रखना केमिकल, कि भैया अगर आपको हजार्डस केमिकल कहीं पे ट्रांसपोर्ट करनी है किसी कंट्री में, इंटरनेशनल उसका ट्रेड करना है, तो जिस कंट्री में आपने वो केमिकल भेजने हैं उसका पहले आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। सो ये बात आपकी कौन कर रहा है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात कर रहा है रोटरडम कन्वेंशन। ये केमिकल वेस्ट से ही रिलेट कर रहा है, बेसिकली वेस्ट से रिलेट नहीं कर रहा है, ये हजार्डस केमिकल से रिलेट कर रहा है। बासेल कन्वेंशन हजार्डस वेस्ट, जिसमें आपका केमिकल वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट से डील कर रहा है, ये आपके जिंदा केमिकल से भी डील कर रहा है। समझ गए ना बात को, बस। स्टॉकहोम कन्वेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योंकि ये एक ऐसी कन्वेंशन है जिसे आपका ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड कर रही है। ये इसलिए न्यूज में थी इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देयर वर 2 सब्सटेंसेस, राइट, दो दो तीन ऐसे सब्सटेंस थे जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत बैन थे, क्योंकि उससे आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो है वो आपके पैदा हो रहे थे। सो वो बैंड थे ग्लोबली, लेकिन इंडिया में बैन नहीं थे। अब जब तक इंडिया उसे बैन नहीं करता, तब तक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत इंडिया को फंडिंग नहीं मिलनी थी। रिसेंटली वो जो सब्सटेंस है, आपको याद नहीं रखना है, वो सब्सटेंस इंडिया ने रिसेंटली बैन किए हुए हैं, और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का अब जो है इंडिया के लिए एक तरीके से रास्ता अब खुल चुका है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये किससे से आपके रिलेट कर रहा है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से आपका ये रिलेट होते हुए आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। देन आप क्या आता है, राइट, अगर इसको थोड़ा और देखें, राइट, अगर सॉरी
राइट। सो अगर आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन को थोड़ा और कवर करना है, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए और ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट हो, सो दिस इज़ अबाउट द कन्वेंशन। इसमें ये सारे इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो इम्प्लीमेंटेशन, मीडिया हब, डिसीजन मेकिंग वगैरह। हालांकि मतलब ये अगेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम से कम इतना याद रखो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन आपके किस चीज़ से डील कर रहा है। तो आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स जो कि परसिस्टेंट हो, राइट, लंबे टाइम तक चले, राइट, उन्हें आप कह रहे हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, बीओपीज। सो इसमें आपके राइट सल्फाइड्स वगैरह आएंगे सारे, एंड देन इसमें आपका सीएफसी मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा आएंगे, राइट, एचसीएफसी वगैरह। ये परसिस्टेंट है, काफी लंबे टाइम तक ये चलते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, राइट। सो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। एचसीएफसी वगैरह, सीएफसी वगैरह हजारों सालों तक आपके रहते हैं, राइट, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इनसे डील करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है। देन आपका आता है माइना माटा कन्वेंशन। ये याद रखना मर्क्यूरी पोल्यूशन से रिलेटेड है। मर्क्यूरी, मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको बताया था कि आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, एयरिस नाम का एक अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने उत्तराखंड में देवस्थला, है ना, देवस्थला, ये आपके नैनीताल के आसपास पड़ेगा, राइट, वो एरिया बहुत अच्छा है, घूमने जाओ कभी तो जाओ। वहां पे पहली बार इंडिया की फेंट लाइट ऑब्जर्वेटरी, फेंट लाइट ऑब्जर्वेटरी, या जिसे हम कहेंगे कि पहली बार लिक्विड मिरर ऑब्जर्वेटरी, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, मिरर ऑब्जर्वेटरी। इस साल रिपीट हो चुका है, रिपीट हो सकता है क्योंकि पिछले साल ये सीडीएस में पूछा था। ये स्टैब्लिश करी है, राइट। सो ये कहाँ, देवस्थला में, एयरिस में। और इस लिक्विड मिरर में क्या चीज यूज हो रही है, मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी जो है मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करके दे रही है। रिफ्लेक्शन करवाना है ना, कि आपके कॉस्मिक जो लाइट आ रही है उसे एक मिरर रिफ्लेक्ट कराएगा, और यहाँ पे आपका रिसीवर बैठा होगा जो कि इस लाइट को फिर ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर बैठा होगा। समझ गए ना बात को। सो ये मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मर्क्यूरी से हमारी बहुत सारी डिजीज होती है, राइट। आप स्पेशली नर्वस सिस्टम जो है आपका, ये बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होता है। आप मुझे बताएंगे नंबर वन कि फ्लूराइड से कौन सी डिजीज होगी, और आपके राइट, अगर आपके क्या कहते हैं एक्सेस ऑफ आपके नाइट्रेट्स हो जाए, नाइट्रेट्स, तो उससे कौन सी डिजीज होगी। कैडमियम से, कैडमियम से कौन सी डिजीज होगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। फिर आता है आपका माइना माटा कन्वेंशन, हो गया मर्क्यूरी, डेफिनेटली डन, राइट। सो देन आपका आता है इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर के लिए, वियना कन्वेंशन। आप ये देखेंगे कि 1985 के आसपास ये आपको साइन होते हुए देखने को मिलेगी, वियना कन्वेंशन, राइट। और ये यूएन के अंडर नहीं है, याद रखना, अगर वो बोले कि यूएन के अंडर है, नो, यूएनईपी इज प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल सर्विसेज टू देम, बट इट इज नॉट अंडर साइंड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस, नो। समझ रहे हो, ये बात आपने याद रखनी है, वियना कन्वेंशन। सो वियना कन्वेंशन एक अलग से अपने काम कर रही है। वियना कन्वेंशन के लिए, इस कन्वेंशन को, ओजोन लेयर को रिवाइव करने के लिए एक, राइट, एक प्रोटोकॉल अलग से हमें अडॉप्ट करना पड़ा था, दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 के आसपास आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, राइट। इसमें ये बात लिखी गई थी कि किस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि आपके ओजोन का डिप्लीशन कर रही है स्ट्रेटोस्फियर में, उन सीएफसीज को कंट्रोल कैसे किया जाए। मेनली ये आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होते थे। लेकिन अब देखो, सीएफसी की रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने एचसीएफसी यूज करना शुरू कर दिया, एचएफसी यूज करना शुरू कर दिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं था, तो आपका ओजोन डिप्लीशन इससे नहीं हो रहा था प्राइमरीली। एचएफसी आर मच मोर सिक्योर, बट इनका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल सीएफसी से भी ज्यादा है। ये ओजोन को तो डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल आपके सीएफसी से भी ज्यादा है। इसीलिए इससे डील करने के लिए बाद में हमें आगे जाकर के 2016 या फिर 2017 के आसपास, राइट, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक अलग से अमेंडमेंट हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस अमेंडमेंट का नाम, कि जो कि जीएचजी एमिशन के कारण इसमें अमेंडमेंट हुआ, राइट। सो कुछ मतलब थोड़ी एक्टिव लर्निंग कर लिया करो ताकि कमेंट भी आते रहें, राइट। सो एक्टिवली ये आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वो ऐसा अमेंडमेंट था जो कि आपके जीएचजी एमिशन से रिलेटेड हुआ था, स्पेशली जीएचजी एमिशन को रोकने के लिए, वो भी वियना कन्वेंशन में, जो कि प्राइमरीली ओजोन लेयर से रिलेटेड है, राइट। सो ये बातें आपने याद रखनी है। देन ये आपने याद नहीं रखना है, ये आपने याद नहीं रखना है, अबिजान कन्वेंशन, यहाँ पे तो अलग से दिया हुआ है, राइट,
राइट, कोऑपरेशन फॉर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मैराइन कोस्टल एनवायरनमेंट, नो। इसके लिए अब अबिजान कन्वेंशन इसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाली डिक्लेरेशन है। अबिजान डिक्लेरेशन इज वेरी मच इन न्यूज और ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अबिजान डिक्लेरेशन रिसेंटली बहुत न्यूज में थी। ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यूएनसीसीडी ने जो रिसेंटली यूएनसीसीडी का कॉप 15 हुआ, नॉट यूएनएफसीसी का कॉप, यूएनएफसीसी का तो कॉप 27 हो चुका है, राइट। आप मुझे बताएंगे कौन सा वो शहर था इजिप्ट का जहां पे ये साइन हुआ यूएन एफसीसी कॉप 27, राइट। और कॉप 26 कहाँ पे हुआ ये भी मुझे बताएंगे। कार्बिस बे डिक्लेरेशन किसने साइन किया ये भी आप मुझे बताएंगे। क्या यूएनएफसीसी ने साइन किया या फिर G7 ने साइन किया, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। और यहाँ देखो, ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन है, इन्होंने मिल करके ये कॉप 15 में एक डिक्लेरेशन लाई। अबिजान डिक्लेरेशन 2022 की है, प्री में आ सकती है। ये किस चीज से रिलेटेड है? जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। किस चीज में सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन के लिए। देखो, ये मानना है इनका ऐसा कि वी एक्नॉलेज दैट द लैंड रिमेन्स अमंग द मोस्ट फंडामेंटल एसेट फॉर मोस्ट वुमेन एंड मैन। तो अगर लैंड डिग्रेड होती है तो सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट किस पे होता है इनके अकॉर्डिंग, राइट, यूएनसीसीडी के डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग वुमेन पे इसका सबसे वर्स्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो इसी वर्स्ट इफेक्ट को जो है नलिफाई करने के लिए अबिजान डिक्लेरेशन लाई गई। अबिजान डिक्लेरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी बाकी चीजों के लिए अबिजान डिक्लेरेशन आई थी, लेकिन अगर आपसे वो पूछेगा तो रेफरेंस वो लेटेस्ट का ही देगा। ऐसी बहुत सारी बाकी चीजें भी है जिससे रिलेटेड आपके अबिजान डिक्लेरेशन आई थी। यहाँ देखो, अबिजान डिक्लेरेशन ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, राइट, राइट, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, अचीविंग जेंडर पैरिटी वगैरह। तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपकी अबिजान डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगी, राइट। सो ये भी अपना हो गया। कार्टेजिना कन्वेंशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैरेबियन ओशन से रिलेटेड है, नो, वेरी नैरो थिंग, यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज इंपॉर्टेंट, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपके CBD के तहत है, राइट। सो ये भी हो गया। एंड देन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको पता है ये यूएनईपी ने और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट, 1987 में बनाया था, राइट, इसके आसपास बनाया था। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है, या यहाँ पे लिखी हुई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन पब्लिश करके देगा, बुलेटिन पब्लिश करके देगा, ये आप मुझे बताएंगे, राइट। और यस, सो ये आप मुझे बताएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। याद रखना, ये आईपीसीसी ना, कोई भी, राइट, आईपीसीसी आपके नंबर 1 यूएन, राइट, ये यूएन के अंडर एक बॉडी नहीं है, याद रखना, ये यूएन के लिए अलग से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और याद रखना, ये अपनी कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं कर रही है, ये अपनी कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करती है, नया रिसर्च नहीं कर रही है, कोई फंडिंग नहीं दे रही है। आईपीसीसी इज बेसिकली, राइट, आईपीसीसी इज बेसिकली डूइंग, राइट, मेकिंग देयर असेसमेंट, राइट, असेसमेंट, कि भैया दुनिया में जो भी क्लाइमेट चेंज से से टैकल करने के लिए जो जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, राइट। अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्या क्या नई स्टेप्स लिए जाएं। और ये साथ में असेस कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, राइट। उसके हिसाब से ये पॉलिसी रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज जो कि आपके साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी हुई है दुनिया में, ये अपनी रिसर्च नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, तो इनका कॉपी पेस्ट का काम है। ऐसा ही देखो, यह है क्लाइमेट चेंज के लिए है आईपीसीसी, ऐसा ही आपके बायोडाइवर्सिटी के लिए है ना, ये IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म। तो अगर वो बोले कि ये अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, नो, राइट। सो ये यूएन की बॉडी है, नो, ये यूएन की बॉडी नहीं है, हालांकि होस्टेड बाय यूएनईपी, ये अलग बात है, यूएन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये। देन आपका आता है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, याद नहीं रखना है उतना। प्लास्टिक ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट, 2022 में दुनिया में पहली बार ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी आपकी साइन हुई थी, जो कि कह रहा है कि वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द सिंगल यूज प्लास्टिक का यूजेस बाय 2025, बट ये पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाएंगे ये, राइट। सो ये प्लास्टिक ट्रीटी भी एक बार जाकर के पढ़ लेना। सो आई होप इस लेक्चर से आपको क्लैरिटी हुई होगी। इतनी सारी कन्वेंशन हमने, राइट, 20 मिनट का लेक्चर हुआ है, ये बहुत प्रोडक्टिव आपका ये लेक्चर रहने वाला है। इसमें
मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल ट्रीटीज वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। लेक्चर कैसा लगा बताइए जरूर अपने कमेंट सेक्शन में। हालांकि इस पूरी वेबसाइट में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आप जब यूएनईपी की वेबसाइट अपने हिसाब से खोलोगे तो ये सब चीजें जो हमने पढ़ी है ये सामने दिखनी चाहिए कि सीबीडी लिखा है तो आपको कार्टेजिना प्रोटोकॉल याद आना चाहिए, नागोया प्रोटोकॉल याद आना चाहिए, आईसी टारगेट्स याद आनी चाहिए, कुनमिंग डिक्लेरेशन याद आनी चाहिए, साइट्स का पूरा आपको फ्रेमवर्क याद आना चाहिए। सो दैट्स इट। Thank you so much. Take care. Bye bye. Keep loving, keep supporting. Take care. Bye.